Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। हाँ सर वो आपने जो डीपीपी दी थी वेक्टर्स की हाँ वो हो गया, लेकिन सबमिट टीम पे से कैसे करते मुझे नहीं आता। तो अभी आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दो, ठीक है ना? ओके सर। ओके चलो। तो लास्ट लेक्चर में हाँ सर वो डीपीपी कब डिस्कस करेंगे? कल? मैं सोच रहा था आज थोड़ा पढ़ लेते हैं, कल डिस्कस कर लेंगे, है ना? हाँ सर, ठीक है। सर अभी डीपीपी सबमिट नहीं हो रही है। सबमिट नहीं हो रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? सर मतलब वो असाइनमेंट में हाँ सर, मेरे भी नहीं हो रही सबमिट असाइनमेंट में गए होगे तो टर्न इन का ऑप्शन आ रहा होगा ना सर, लेकिन मतलब फाइल सिलेक्ट ही नहीं हो रही, सिर्फ एक इमेज ही आती है, पूरी पीडीएफ नहीं आती। हाँ सर मतलब वो ऑफलाइन मतलब डिवाइस से करोगे ना अपलोड तो इजीली हो जाएगा। तुम लोग ऑनलाइन मतलब उससे करोगे। यस सर। ईमेल से तो सर वन ड्राइव से करते होगी। हैं तो इजीली हो जाता है, कोई एरर नहीं आता। चलो जो लोग ऐसे भी नहीं होता। जिन लोगों का नहीं हो पा रहा है आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, ठीक है ना? पर हाँ आप भी अपने ड्यू डेट से पहले व्हाट्सएप कर दिया करो लिख के कि हम ड्राइव उसमें नहीं कर हाँ पा रहे। सर वो हो तो गया, सिर्फ सेंड करने का बाकी है। हाँ तो मतलब सेंड आप टाइम से पहले कर दिया करो, ठीक है ना? व्हाट्सएप पे कर दिया करो अगर उस पर नहीं हो रहा होता तो। पर आप थोड़ा गूगल करो, पता करो कैसे करते हैं, ठीक है ना? कुछ इशू तो हो रहा है क्योंकि बाकी लोग कर पा रहे हैं ना। ओके सर। चलो तो कल डिस्कस करेंगे। कल हम प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा हमने वो देख लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपने कुछ जनरल एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम जो था उसके कुछ यूनिट्स के बारे में सीखा। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है उनके बारे में, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है उनके बारे में, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज, एंगल और सॉलिड एंगल, दो एंगल वो भी हमने देख लिए थे। फिर हमने एक टर्म सीखी थी डायमेंशन। डायमेंशन आपको आइडिया देता है कि किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमने फंडामेंटल क्वांटिटी की कितनी पावर यूज की होगी। किन्हीं भी दो क्वांटिटीज का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला हो सकता है या नहीं, बताओ? हो सकता है। हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है ना? तो कल आपने बताया था एग्जाम्पल। अब हम यहाँ पे एक नोट में लिखाना चाहता हूँ जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने देखा कि हर एक क्वांटिटी, हर एक फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए आप डायमेंशनल लिख पा रहे थे। मास के लिए हम डायमेंशन m लिखते हैं, लेंथ के लिए l लिखते हैं, टाइम के लिए t लिखते हैं। तो एंगल के लिए हम क्या लिखते हैं? डायमेंशंस ऑफ एंगल, लेस होगा। सर डायरेक्शन लेस होगा ना। थीटा। तो याद रखना हैज नो डायमेंशन, हैज नो डायमेंशन। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एग्जाम्पल है एंगुलर वेलोसिटी। ध्यान से देखना, ये आपका डीपीपी का भी क्वेश्चन है। हाँ सर यही पूछना था। एंगुलर वेलोसिटी इसको मैं ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मान लो इसका फॉर्मूला मैंने दिया है आपको, एंगल अपॉन टाइम। तो क्या आप मुझे इसकी यूनिट बता सकते हो? एंगल का तो ऐसा ही यूनिट होता है रेडियन, और टाइम का होता है सेकेंड। अब बात आता है डायमेंशन ऑफ ओमेगा, क्या बोलूंगा मैं? तो एंगल का क्या डायमेंशन होता है? तो वो डायमेंशन लेस होता है। तो आपको कुछ नहीं लिखना है, आप लिखोगे 1/t और डायमेंशन आपको मिल जाएगा t की पावर -1। बात समझ आई? तो हम सीधे ये याद रखते हैं कि एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता। क्लियर है ये सबको? यस सर। यस सर। अगला इंपॉर्टेंट नोट है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक एंड वो भी डायमेंशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, exponential functions are also
dimensionless, and the quantities put in these functions are also dimensionless. क्या कहने का मतलब है मेरा, जैसे मैं कहीं पे लिखता हूं ये साइन ऑफ x, तो इस x की क्या यूनिट हो सकती है या इसका क्या डायमेंशन हो सकता है। तो याद रखना कि यहां जो भी चीज रखी जाए वो डायमेंशन लेस होनी चाहिए। डायमेंशन लेस कौन है भाई, एंगल। तो आप एंगल रख सकते हो सिर्फ, ये नहीं कि आपने कोई मीटर की यूनिट वाली कोई चीज रख दी, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, ये रूल है। सिमिलरली अगर बोला जाए कि e की पावर, मान लो मैं आपको दे देता हूं y, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं जो e की पावर में होते हैं, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी e की पावर में कुछ, तो यहां जो y मैंने लिखा है वो कैसा होना चाहिए भाई, डायमेंशनलेस होना चाहिए। समझ आ रही है बात। सिमिलरली कहीं पे मान लो इस तरह से लिखा हुआ है a इंटू मान लेते हैं साइन ऑफ, अंदर काफी कुछ लिखा गया है ABC। तो एक चीज याद रखना कि ये जो पूरी क्वांटिटी होगी ये भी डायमेंशनलेस ही आती है। कभी भी किसी एक्सप्रेशन में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टेन, इनका पूरा का कोई डायमेंशन नहीं हो सकता। समझ आ रहा है, ये हमेशा कैसे रहते हैं, डायमेंशनलेस रहते हैं। मान लो इधर जैसे कि मैं दे दूं आपसे कि b इंटू ई की पावर लिखा हुआ है कुछ ABC स्क्वायर, इस तरह से, तो आप क्या समझ सकते हो कि ये जो क्वांटिटी होगी पूरी, ये कैसी होगी, डायमेंशनलेस होगी। समझ आ रही है बात। सिमिलरली ये जो साइन के अंदर लिखा है ये भी कैसा होगा, डायमेंशनलेस। ये जो e की पावर में लिखा है ये पूरी चीज भी क्या होगी, डायमेंशनलेस। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि भाई एंगल जो होता है, कहीं पे भी फॉर्मूले में एंगल पुट करते हो तो यूनिट ऑल दो रेडियन रहती है पर उसका कोई डायमेंशन नहीं रहता। सिमिलरली कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी e की पावर में, तो उसका भी कोई डायमेंशन नहीं रहता। साथ ही साथ उन क्वांटिटीज के अंदर जो कुछ भी आप पुट करो वो भी डायमेंशनलेस होना चाहिए। समझ आई बात। हाँ सर। काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। हाँ सर। इसको निग्लेक्ट मत करना, जरूरी है। मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाते हैं कई बार, ठीक है। जैसे कहीं आपको दिया गया है कि मान लो फोर्स F is given as A into e की पावर BT स्क्वायर माइनस, ठीक है। तो आपसे बोला जाएगा फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A एंड B, और यहां दिया गया है T इज टाइम। सभी लोग ट्राई करो। सर सर बी डायमेंशनलेस हो जाएगा ना, लेकिन सर बी, वही तो आप ट्राई करो एक बार। पहला क्वेश्चन है तो ए पहला पहला ये माइनस MLT माइनस आ गया।
आंसर मत बोलो, सभी लोग ट्राई करो बस। सॉरी सर। पहला क्वेश्चन में तो शायद दिक्कत होगी थोड़ी सी, फिर क्लियर हो जाएगा एक बार मैं करूंगा तो। सर डन। सर डन। चलो ओम बताएगा। ओम बताओ ए का डायमेंशन क्या आया? MLT -2 बहुत बढ़िया। बी का? डायमेंशन लेस है। चलो तो देखो करना क्या होता है, ध्यान से देखना मेरी बात, सभी लोग प्लीज ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन है, पहली चीज, ये पूरी क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? डायमेंशन। अभी आपने देखा है डायमेंशन लेस। ये पूरी क्वांटिटी डायमेंशन लेस होनी चाहिए, यानी बी टी स्क्वायर ये डायमेंशन लेस होना चाहिए। यानी कि डायमेंशंस ऑफ बी इनटू इसके डायमेंशन क्या है? E स्क्वायर हो जाएगा। टी स्क्वायर ये होना चाहिए डायमेंशन लेस। अरे है कि नहीं? तो डायमेंशन ऑफ ई क्या होना चाहिए भाई? टी माइनस। अरे तभी तो कटेगा आपस में, कट के डायमेंशन तभी तो जो है 1 आ जाएगा। तो बी का डायमेंशन क्या होना चाहिए? टी की पावर -2। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। इनका सोल लॉजिक जो होता है वो ये होता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर जो कुछ भी पुट किया गया हो उस पूरी एक्सप्रेशन के यूनिट कैंसिल हो जाने चाहिए, वो पूरी चीज डायमेंशन लेस आ जानी चाहिए। बात समझ आई? अच्छा, ये पूरी क्वांटिटी ई को भी जोड़ लूं अगर मैं, तो ये पूरी क्वांटिटी भी कैसी रहने वाली है? डायमेंशन लेस। ये भी डायमेंशन लेस रहने वाली है। और यहां आपने लिखा है फोर्स इज इक्वल टू दिस थिंग, यानी फोर्स का डायमेंशन MLT माइनस इक्वल होना चाहिए ए के डायमेंशन के। अरे समझ आता है कि नहीं? सर यस सर। हाँ सर मुझे एक्चुअली ये नहीं समझ में आ रहा। रुक जाओ, नहीं आ रहा तो थोड़ा सब्र कर लो। ठीक है, ए का डायमेंशन जो आ जाएगा वो मैं क्या लिख दूंगा? वो हो जाएगा डायमेंशन ऑफ फोर्स, और फोर्स की यूनिट हमें पता है, फोर्स हो जाता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा हमारे पास? एम एल टी -2। तो ए का डायमेंशन आ गया ML-T-2। कुछ लोगों को तो समझ आया होगा। हाँ सर वो यस सर। अब जिनको नहीं समझ आया वो बोलो भाई। सर वो वाला पार्ट समझ रहे हैं, ये BT स्क्वायर आपने डायमेंशन लेस लिया तो फिर अब वो T आपने उस साइड शिफ्ट कर दी। क्या? वो बी है और T स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन लेस आपने लिखा वहां पे, तो बाद में आपको T उस साइड कैसे चला गया? उस साइड नहीं चला गया मेरे भाई, लॉजिक लगाया। टी का, इसका टी स्क्वायर का यूनिट क्या है? सेकंड स्क्वायर। हाँ सर। तो बी का यूनिट क्या होना चाहिए ताकि टोटल यूनिट कट जाए? सर माइनस सेकेंड। तो क्या हुआ मेरे भाई? स्क्वायर। यही कह रहे हो ना? हाँ सर। और किसी को कोई डाउट? सर ये लास्ट वाली स्टेप। लास्ट वाली स्टेप बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्स लिखा है, राइट हैंड साइड पे ये पूरी चीज लिखी है, तो दोनों साइड में डायमेंशन तो सेम होना चाहिए। अब यहाँ बोला जा चुका है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ भी हो उस पूरी चीज का कोई डायमेंशन नहीं होता है, ये रट लेना है आपको। यानी कि जो ए का डायमेंशन हो वही एफ का डायमेंशन होना चाहिए। यस सर। तो बस इक्वेट कर दिया। समझ आया? हाँ अब समझ आ गई। चलो एक और मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, तो मान लेते हैं इस बार हमें दिया गया है द वेलोसिटी of a particle is v is equal to x
ओमेगा इंटू या v इज इक्वल टू मान लेते हैं लैम्डा m by x cos b t माइनस सी एक्स। ठीक है, यहां पे बोला गया है कि m इज मास, x इज डिस्टेंस, t इज टाइम। तो आपको बताना है फाइंड डायमेंशंस ऑफ लैम्डा b and c। सर हो गया। चलो आर्यन हुआ तुमसे? हाँ सर हो गया। आर्यन से हुआ कि नहीं? नो सर, आंसर आ नहीं रहा है। आ नहीं रहा, अभी आ जाएगा, देखो साथ में करेंगे अपन। ये दिया है, ये मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। बताओ तुम्हें क्या क्या पता है? आंसर बिल्कुल नहीं आया, कुछ भी नहीं आ रहा? नहीं सर सर, लैम्बडा आ गया पर दूसरा नहीं आया। अच्छा, लैम्डा आ गया, दूसरा नहीं आया है। आर्यन का क्या आया? हाँ सर, मेरा वैसे ही हुआ। अच्छा, तो चलो आर्यन तुम्हें क्या क्या पता है इस क्वेश्चन के बारे में? बोलो। ये पूरी क्वांटिटी, इसका क्या डायमेंशन होगा? डायमेंशनलेस। यार तुम बोल क्यों नहीं रहे यार आर्यन, तुम तो बोलते थे क्लास में। डायमेंशनलेस। ठीक है, आंसर दो कम से कम। क्या होगा? डायमेंशनलेस होगा, ये क्लियर है? यानी आप कह सकते हो कि डायमेंशंस ऑफ v ये इक्वल होना चाहिए डायमेंशंस ऑफ लैम्डा m बाय x। सही है कि नहीं? अच्छा, v का डायमेंशन क्या हो जाता है? यूनिट भी लिख लो तो भी काम चल जाएगा, ठीक है ना? मैं यूनिट लिख लेता हूँ, मीटर पर सेकंड। ये होना चाहिए लैम्डा एज इट इज। मास की क्या यूनिट होती है? केजी बाय मीटर। तो लैम्डा की यूनिट क्या हो गई? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो मीटर स्क्वायर बाय केजी सेकंड। तो लैम्डा का डायमेंशन भी आ जाएगा। ये हो गया कितना? m सॉरी m रेज टू -1 -1 L2 e -1। किसी को इसके अंदर डाउट है प्लीज बिना शर्माए पूछे, किसी को भी डाउट है तो। सर लेकिन लैम्डा तो वेवलेंथ होता है और वेवलेंथ की यूनिट तो मीटर होती है। किसने बोला लैम्डा वेवलेंथ होता है? क्वेश्चन में कहीं लिखा है? बोलो। लेकिन लैम्डा को वेवलेंथ की तरह यूज करते हैं। नहीं, ऐसा आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि लैम्डा वेवलेंथ ही होता है। ऐसा कुछ नहीं, लैम्डा चार्ज डेंसिटी भी होती है, लैम्डा कुछ भी हो सकता है। अनलेस क्वेश्चन में बोला गया हो, अपनी मर्जी से नहीं मान के चलना है। ऐसे तो सी फॉर कैट होता है, पर मैं क्या करूं उसका?
कुछ नहीं ना, यहाँ तो एक कांस्टेंट है। तो जब तक बोला नहीं गया हो, जब मैं हर चीज बता रहा हूँ कि m मास है, x डिस्टेंस है, t टाइम है, अगर लैम्डा वेवलेंथ होता तो मैंने बोला होता लैम्डा वेवलेंथ, v वेलोसिटी बोली गई है, सब कुछ बताया गया है ना तुम्हें। यस सर। चलो और कोई डाउट? सर इसके बाद सर हम ऐसे भी कर सकते हैं ना कि एल टी हमको पता है वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस वन इज इक्वल टू लैम्डा एम एल, और सबको इस साइड ले जाए। हाँ बिल्कुल, m l माइनस वन, हाँ एल माइनस वन, सॉरी। बिल्कुल वही चीज है। क्या होता है, बच्चों को यूनिट थोड़ी आसानी से समझ आ जाती है, तो इसलिए मैं यूनिट से कर देता हूँ। ओके सर। और किसी को डाउट? नए बच्चों को कोई डाउट इसमें, क्योंकि आपने चैप्टर शुरुआत से पढ़ा है? नहीं है? आगे की बात करते हैं कॉस वाले की। तो आगे है जैसे कि कॉस बी टी माइनस सी एक्स। भाई कॉस के अंदर चीज कैसी होनी चाहिए? डायमेंशनलेस। ध्यान से बताओ, यहां आपको पता है कि इसकी यूनिट क्या है? सेकंड। तो बी की यूनिट क्या होनी चाहिए? सेकंड इनवर्स, तभी तो कैंसिल होगी। की पावर -1। यस। अरे आप लीटर में से लीटर घटा पाते हो, मीटर में से मीटर घटा पाते हो, टाइम में से टाइम घटा सकते हो, तो डायमेंशन लेस में से तो डायमेंशन लेस घटा सकते हो। यानी अगर पूरी चीज डायमेंशन लेस चाहिए तो बीटी भी डायमेंशन लेस होना चाहिए और सी एक्स भी डायमेंशन लेस होना चाहिए। सिमिलरली एक्स की यूनिट होती है मीटर, तो सी की क्या होगी? बी का डायमेंशन आ गया t माइनस वन, सी का डायमेंशन आ गया कैपिटल एल माइनस। एकदम हलवा है, कुछ खास बात नहीं है। क्लियर हुआ क्या? यस सर। और क्वेश्चन भी कराऊंगा, दुखी होने की जरूरत नहीं है। और कोई डाउट? चलो, तो इसी की हेडिंग क्या है वो बता देता हूं। मैंने पहले क्वेश्चन करा दिया आपको। तो ये आ जाती हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। यही सबसे जरूरी पार्ट है जिस पे क्वेश्चन आता है। आपने डायमेंशन लिखना सीख लिया, चलो ये अभी किसी को नहीं भी समझ आया ना तो भी चलेगा, यहां से ध्यान से सुनना। आपको डायमेंशन लिखना आता है ना सबको एटलीस्ट? हाँ है ना, बोल दो बस। यस तो सर। पहला एप्लीकेशन जो आता है वो आता है इसका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है ना? ये किस काम आता है? तो ये काम आता है टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। अब मान लो कोई आए और आपसे बोले कि भाई मैंने एक रिसर्च की है और मैंने एक नई इक्वेशन बनाई है, और वो ये चेक करना चाहता हो कि बताओ ये इक्वेशन सही है या गलत है। तो डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से आप उसे ये बता सकते हो। कुछ कंस्ट्रेंट है उसमें भी, उस पर मैं आगे जाऊंगा। पर पहले तो पहला एप्लीकेशन क्या है ये सबको क्लियर हुआ। अगर मुझे कोई इक्वेशन दी जाए तो मैं ये बता पाऊं कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। उसके लिए जो प्रिंसिपल हम यूज करते हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि अगर इस तरह से कहीं इक्वेशन आपको दी गई है कि डायमेंशंस ऑफ x इज, या सिंपली x इज y प्लस माइनस z, इस तरह से तीन वेरिएबल अगर आपको दिए गए हैं तो इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो आप कह सकते हो कि डायमेंशंस ऑफ x ये इक्वल होने चाहिए डायमेंशंस ऑफ y, और ये इक्वल होने चाहिए डायमेंशंस ऑफ z, जो कि लॉजिकल भी है। y और y में अगर मैं z को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप कभी 2 kg में 2 लीटर ऐड कर सकते हो क्या?
नहीं सर। सेंस ही नहीं बनता उसका कुछ। तो कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जब उनका यूनिट क्या हो, सेम हो। और अगर उनका यूनिट सेम है यानी कि उनका डायमेंशन भी क्या है, सेम है। और ऑब्वियसली इक्वल साइन बना है तो y और z का सेम है तो मिलके भी सेम डायमेंशन आएगा, तो वो इक्वल होना चाहिए किसके, x के। क्या ये प्रिंसिपल आपको क्लियर हुआ, जो कि काफी सिंपल सा है? ठीक है ना? यस सर। तो मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख भी सकता हूं, फिजिकल क्वांटिटीज with same dimensions can only be या can be added or subtracted, and the final result is also the same dimension. क्लियर हुआ? तो इससे डायमेंशनल करेक्टनेस कैसे देखते हैं वो हम बताते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो किसी ने लिख दिया कि v इज इक्वल टू, ठीक है ना, सबने ये इक्वेशन सुनी है, v इज इक्वल टू u प्लस at? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अगर मैं आपको दे देता हूं v इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस u प्लस at, जहां बोला गया है आपसे v इज फाइनल स्पीड, u is initial speed, a it is acceleration, t it is time, ठीक है ना। और जो x नॉट है, x नॉट उसका डायमेंशन आपको दे दिया गया है, वो है l t माइनस 1, ये आपको गिवन है। तो आपको बताना है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो मैं इसकी क्या चेक करूंगा, करेक्टनेस। सबसे पहले आप क्या देखोगे भाई, ऑब्वियसली डायमेंशन ऑफ v ये इक्वल होना चाहिए डायमेंशन ऑफ x नॉट, ये इक्वल होना चाहिए डायमेंशन ऑफ u, और ये इक्वल होना चाहिए डायमेंशन ऑफ at। सही है नहीं? डायमेंशन सेम यानी कि यूनिट सेम। वेलोसिटी की यूनिट होगी मीटर पर सेकंड फाइनल स्पीड की। इसका डायमेंशन आपको दे दिया गया है एल टी माइनस 1, जो कि खुद होता है मीटर पर सेकंड। u इनिशियल स्पीड मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू टाइम सेकंड यानी कि मीटर पर सेकंड। तो बताइए क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है? यस सर। हाँ। यस। यस सर। The equation is dimensionally correct. सर तो x नॉट कांस्टेंट है क्या? हाँ, x नॉट कोई कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो अब बात आती है कि डायमेंशनली करेक्ट है, पर आप बचपन से सुनिए आपने इक्वेशन, कुछ x नॉट कभी सुना है क्या उसमें? नहीं सर। ना सर, नहीं सर। तो क्या ये मैथमेटिकली करेक्ट है? नो सर। नो। नहीं। तो डायमेंशनल एनालिसिस का एक ड्रॉबैक भी है। कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो जरूरी नहीं है कि वो मैथमेटिकली करेक्ट हो, लेकिन कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो मैथमेटिकली इनकरेक्ट तो होगी ही होगी। बात समझ आई क्या? तो हम इससे क्या कर सकते हैं ना, इनकरेक्ट वाली को पहचान सकते हैं। आप करेक्ट तो नहीं बता सकते श्योरली, पर कोई गलत है ना तो आप गलत श्योरली बता सकते हो। बात समझ आई? मैं लिख देता हूं, अ डायमेंशनली correct equation
may or may not be mathematically correct. सर एक सेकंड लिख लेने दो बेटा. करेक्ट, गलत हो जाता है, देखो करंट लिख दिया. करेक्ट, but a dimensionally incorrect equation, a dimensionally incorrect equation must be mathematically incorrect. आपने करेक्ट में सी लिखा है क्या हो गया? ऊपर वाले को. हाँ स्पेलिंग भी चेक करोगे अब तुम? अरे हाँ बोलो, अब क्या डाउट बोल रहे थे? सर हम एक्सपेरिमेंटल, सर मैं आपको क्वेश्चन भी वही पूछा था व्हाट्सएप पर भी. सर एक्सपेरिमेंटल डेटा का डायमेंशन हमको कैसे पता हो सकता है? नहीं पता होता बेटा. तो वो डायमेंशन लेस होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. सर आपको लेकिन नहीं F पता. इक्वल्स टू के एम ए में के तो डायमेंशन लेस है. किसमें? F इज इक्वल्स टू के एम ए. हाँ उसमें आ गया, कोइंसिडेंस की बात है, सब में आ जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है. ओके सर, जिसमें ना आए ऐसा कोई एग्जांपल दे सकते हो, क्लियर हो जाएगा. हाँ कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे कि क्या लेना चाहते हो, मान लो KQ1 Q2 by R square वाला. हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ले लो. KQ1 Q2 by R square, उसमें K की यूनिट आती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ओके सर. वो सब चिंता नहीं करनी. मेन पॉइंट पे ध्यान क्या देना है, इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ये मैं चेक करूंगा. अगर करेक्ट हुई तो मैथमेटिकली करेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. पता करने का कोई तरीका नहीं है डायमेंशनल एनालिसिस से. पर अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गई तो फिर तो भाई 100% इनकरेक्ट है. क्लियर हुआ? यस सर. हाँ सर. यस सर. क्वेश्चन देख लेते हैं. ठीक है, तो मान लो आपको दिया गया है S इज इक्वल टू S0 प्लस UT माइनस हाफ AT स्क्वायर, जहाँ S कॉम ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, U स्पीड है, क्या हुआ, T टाइम है. क्या कह रहे हो बेटा? सर कुछ नहीं, शायद मुझे लगा प्लस आएगा UT प्लस हाफ AT. हाँ वो तो सही वाली में आता है ना. हाँ सर प्लस है. माइनस आता है वैसे तो, पर हमने तो ऐसे ही लिख दिया है. मैं बस जानना चाहता हूँ इज इट डायमेंशनली करेक्ट? सर S0 क्या है? सर S0 की वैल्यू तो दो. ये आपको दिया हुआ है, मान लो 10 मीटर. यस सर करेक्ट है. Yes sir, dimensionally correct. नहीं सर इनकरेक्ट है. अरे सर तो डायमेंशन ऑफ ये क्या हो जाएगा, अरे ये हो करेक्ट जाएगा है, लेंथ. करेक्ट है. ठीक है, S0 का डायमेंशन ये भी लेंथ है. UT का डायमेंशन तो ये हो गया मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड, यानी कि मीटर ही बचा. और हाफ AT स्क्वायर का वो भी मीटर ही बचेगा, स्क्वायर इंटू हाफ मीटर मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर. वो भी आपका लेंथ है, तो इट इज डायमेंशनली करेक्ट.
करेक्ट। क्लास 12th में करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है ना, तो और जगह करंट ही लिख रहा हूँ। चलो मान लो आपको दिया गया है हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच स्क्वायर। आपको बताना है इज इट डायमेंशनली करेक्ट? Not correct. सर करेक्ट ही है ना, ये तो एनर्जी की इक्वेशन होती है। ध्यान से देखो जरा सभी लोग। mgh² नहीं mgh होगा। mgh मास है, जी ग्रेविटी है। तुम समझ गए ना, मतलब बहुत हलवा सी चीज है। हाँ सर। मेरे से Yes, मेहनत sir. करवा रहे हो, इतना लंबा लिखवाते हो और तुरंत आंसर कॉमन बोलते सेंस हो। होना चाहिए। वेलोसिटी, h इज हाइट। यार इसके आंसर से बड़े तो क्वेश्चंस हो रहा है। Incorrect है sir. सर इनकरेक्ट है। तो आप क्या कह दोगे भाई? यहाँ अगर मैं यूनिट निकाल के देखूं तो वो हो रही है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ यूनिट हो रही है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर। क्या मैच कर रहा है? नहीं सर। नो नहीं, वो मीटर क्यूब हो रहा है। तो ये मैथमेटिकली भी क्या होगी? इनकरेक्ट। Incorrect. आप श्योर नहीं कह सकते ये Incorrect. मैथमेटिकली इनकरेक्ट है। अरे क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। Yes, क्या sir. एक मैथमेटिकल, हाँ कोई डाउट? सर वो ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अच्छा हाँ एक्सेलरेशन। तो आपको कोई भी इक्वेशन दी जाए और आपसे पूछा जाए कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो वो आप क्या कर सकते हो? आसानी से बता सकते हो। पहले एप्लीकेशन में कोई डाउट? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। नो सर। सेकंड एप्लीकेशन, टू फाइंड द डिपेंडेंस among physical quantities। ठीक है, अब इसमें क्या करेगा, कोई आपसे कह देगा कि भाई हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि इन चीजों पे डिपेंड करती है, तो बताओ उसका फॉर्मूला प्रोपोर्शनैलिटी में किस तरह से आएगा। ठीक है ना, ये मैं बोलता हूं। तो उसका एक पूरा तरीका होता है, मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं। ठीक है, मैं अगर बोलूं इफ द सेंट्रीपिटल फोर्स depends on mass, velocity and radius of circular path, find dependence। क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। देखो क्वेश्चन के लिए इसका कॉन्सेप्ट आना कोई जरूरी नहीं है। क्वेश्चन आपसे क्या बोला कि कोई सेंट्रीपिटल फोर्स है, हमें नहीं पता क्या है, क्या होता है, हमें उससे मतलब भी नहीं है। कोई सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि भाई मास पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ पे डिपेंड करता है। तो उसकी डिपेंडेंस आपको क्या करनी है, बतानी है। बात समझ आई? तो आप सिंपली क्या करा करो, स्टेप 1 आपका क्या हो जाएगा, अज्यूम वेरिएबल्स। आप सबसे पहले ये लिख सकते हो कि फोर्स हो गया आपका F और ये प्रोपोर्शनल है, उन्होंने डिपेंड करता है बोला है, तो प्रोपोर्शनल साइन आ जाता है मास के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर और रेडियस के ऊपर। सही है क्या? हाँ, लेकिन इनकी क्या हो गया, लेंथ नहीं आएगा, रेडियस लेंथ में होता है। बेटा आराम से, मैंने बस R लिख दिया है रेडियस समझने के लिए। पहले समझो मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद में आप डाउट्स पूछना। F मैंने लिख दिया कि कोई फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि डिपेंड करता है मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे, पर मुझे नहीं पता कि वो किस पावर में डिपेंड करता है। बात समझ आई? तो मैंने क्या किया, इसकी पावर मान ली अल्फा, इसकी पावर मान ली बीटा और इसकी पावर गामा विद पावर्स, कि इसकी इस पावर पे डिपेंड करता है, इसकी इस पावर पे डिपेंड करता है और इसकी इस पावर के ऊपर डिपेंड करता है। बात समझ आई?
अब आप क्या लिखोगे जरा ध्यान से देखो, मास है यानी कि यूनिट क्या हुई उसकी, केजी, तो केजी की पावर अल्फा। वेलोसिटी है यानी मीटर पर सेकंड की पावर बीटा, और रेडियस है यानी कि लेंथ है तो मीटर की पावर गामा। क्लियर है? इसकी यूनिट आपको पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्योंकि ये प्रोपोर्शनल हैं तो हम क्या कह सकते हैं भाई कि इनका डायमेंशन दोनों तरफ क्या होना चाहिए, सेम। मैं सिंपली क्या कर दूंगा, मैं कह दूंगा, या यहीं से भी काम हो जाएगा हमारा, यूनिट से भी, पर बुक्स में बेटर दिखता है अगर आप डायमेंशन से करो तो, ठीक है ना। हम ये सिंपली कह सकते हैं कि डायमेंशंस ऑफ एफ ये इक्वल होने चाहिए डायमेंशंस ऑफ एम वी आर की अल्फा बीटा गामा। ठीक है ना। तो आप इसके डायमेंशन तो क्या कह दोगे, एम एल टी की पावर -2, ये इक्वल होना चाहिए। यहां जरा देखो मास का कितना हो चुका है टोटल डायमेंशन, एम की पावर अल्फा, यस सर। लेंथ में देखो लेंथ की पावर बीटा प्लस गामा, मल्टीप्लाइड है ना दोनों, यस सर। और टी की पावर माइनस बीटा -1। इसमें किसी को कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है, मैथ से सिंपल। फिर भी आपको डाउट है तो पूछ लेना, मन में मत रखना। अब आप क्या कर दोगे, कंपेयर पावर्स, कंपेयर पावर्स। तो मैं क्या कह सकता हूं, स्क्रॉल अप करो ना यार पूरा तो स्क्रीन आया क्या, सर ये लास्ट में जो इक्वेशन आया वो समझ नहीं आया। यार कैसे समझ नहीं आया ये, इसमें मास की पावर क्या दिख रही है आपको, अल्फा। इनका डाउट है उनको बोलने दो यार, उनको क्या दिख रहा है भाई, केजी की पावर क्या है, अल्फा। तो मास की पावर क्या लिखेंगे, अल्फा। श्योर नहीं हो इसमें भी, सर वो समझ आ गया सर, वो दूसरा वाला नहीं समझ आया, वो बीटा प्लस गामा कैसे आया। बेटा ये इधर मीटर की पावर कितनी है, बीटा, यहाँ कितनी है, अल्फा, हाँ गामा गामा। दोनों क्या हो रहे हैं, हाँ सर समझ आ गया। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर क्या होती है, ऐड, बचपन में सिखाया गया होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या करोगे आप, पावर्स इक्वेट करोगे, तो m की पावर यहाँ 1 है और यहाँ अल्फा है, तो अल्फा आपको सिंपली क्या मिल गया, 1। l की पावर यहाँ 1 है और वहां क्या है, बीटा प्लस गामा, और t की पावर यहाँ -2 है, वहां कितनी है, माइनस बीटा। अरे समझ आया? तो बीटा आपको कितना मिल गया, 2। बीटा आपको मिल गया 2, तो यहां से गामा आपको मिल गया कितना, -1। तो अब अगर प्रोपोर्शनलिटी आप लिखो तो f इज प्रोपोर्शनल टू m v स्क्वायर r की पावर -1, है कि नहीं। या मैं लिख सकता हूं फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू mv स्क्वायर बाय r, और जिन बच्चों ने पहले से थोड़ी पढ़ाई की उन्हें पता भी होगा, ये हमारे पास आ जाता है। क्लियर हुआ? ये हमने क्या बता दी, डिपेंडेंस बता दी। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या मैं निकाल सकता हूं डायमेंशनल एनालिसिस से, नहीं। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी यानी इक्वल साइन लाना चाहें तो वो हम नहीं कर सकते। कांस्टेंट सर अज्यूम नहीं कर सकते, नहीं, मतलब के लिख सकते हो आप, कैन ओनली बी कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली। कुछ लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि मैं फोर्स को लिख दूं, भाई फोर्स होगा k mv स्क्वायर बाय r, पर मुझे k की वैल्यू नहीं पता, मैं लिख दूंगा k इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट।
ठीक है ना। इसकी वैल्यू मैं नहीं बता पाऊंगा, मुझे उसके लिए एक्सपेरिमेंटल डेटा चाहिए होगा। अरे भाई बात समझ आई? मैं फिर से बताना चाहता हूं, आपको जो भी क्वेश्चन में दिया गया हो कि आपकी क्वांटिटी किसी चीज पे डिपेंड करती है, आप उसकी पावर में अल्फा बीटा गामा जितने भी हो वो सब मान लो, फिर ओवरऑल मास वाली टर्म्स की पावर एक साथ, लेंथ वाली टर्म्स की पावर एक साथ, टाइम वाली टर्म्स की पावर एक साथ, फिर LHS और RHS में क्या कर दोगे, सिंपली डायमेंशंस को इक्वल कर दोगे। बात समझ आई? तो मेन फंडा जो इसमें आपको करना है वो यही करना है कि डायमेंशंस ऑफ LHS ये इक्वल होना चाहिए डायमेंशंस ऑफ RHS। अरे बोलो हाँ, समझ आया कि नहीं? हाँ सर आप इसको एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी जब आपने सेकंड चालू किया। सेकंड बेटा मतलब ये, अच्छा पूरे ही तब से डिस्कनेक्टेड हो? हाँ सर, वो वाईफाई चल नहीं रहा था। तो इन्होंने बोला है मास, वेलोसिटी और रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है आपका कोई फोर्स। तो मैंने अज्यूम किया कि मास पे कोई पावर अल्फा होगी, वेलोसिटी पे पावर बीटा होगी, रेडियस पे पावर गामा होगी। तो मास की यूनिट केजी होती है तो केजी की पावर अल्फा हो गई, और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है तो उसकी पावर गामा हो गई, रेडियस की यूनिट मीटर होती है तो उसकी पावर ये मिल गई गामा। फिर मैंने क्या किया, मास वाले को एक साथ लिख लिया, देख सकते हो ना आप, m की पावर अल्फा। लेंथ में देखो मीटर की पावर बीटा भी है, मीटर की पावर गामा भी है, तो मीटर की टोटल पावर क्या हो गई, मल्टीप्लाई होंगे जब, मीटर की तो पावर हो प्लस हो जाएगी जाएगा बीटा प्लस गामा, तो L की पावर बीटा प्लस गामा, और सेकंड की पावर -2। हाँ और यहाँ फोर्स था लेफ्ट में LHS में, तो फोर्स का डायमेंशन लिख लिया। फिर बस m को इक्वेट किया m के साथ, L को इक्वेट किया L के साथ, T को इक्वेट किया T के साथ। तो वहां से आप एक प्रोपोर्शनैलिटी बता सकते हो, जो भी वैल्यूज आई उनको पुट कर दिया। यस सर, थैंक यू सर। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। ठीक, तो क्वेश्चन है जैसे टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो कि है L and acceleration due to gravity, acceleration due to gravity जो कि है G। तो find the proportionality of time period with L and G। तो L और G पे टाइम पीरियड किस तरह डिपेंड करता है, मुझे वो पता करना है। जिन लोगों को पहले से फॉर्मूला आता हो प्लीज आप लोग भी सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि जब एग्जाम में आएगा तो वो कुछ हाइपोथेटिकल फॉर्मूला आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको मेथड आना चाहिए, इसलिए एक बार करके देख लो। सर डन। अच्छी बात है, आंसर मत बोलना प्लीज। बढ़िया। हो गया सर हो गया। ओके चलो अथर्व आंसर बताओ। सर मेरा नहीं आया, मैं कर रहा हूँ। सर मेरा नहीं आया अब तक, मैं कर रहा हूँ। आपने अभी तक क्या किया ये बता दो मुझे। भाई साहब T प्रोपोर्शनल है L और G के, ये तो लिख लिया होगा।
हाँ सर। अब क्या करेंगे बताओ, अगला स्टेप? फटाफट फटाफट बोलो, थोड़ा तेज बोलो, जल्दी से क्लास खत्म होगी फिर। बोलो पहले क्या लिखूं, पावर तो मानूंगा ना? अरे पावर मानना तो जरूरी है ना, जरूरी थोड़ी है पावर 1 1 हो। हाँ सर। अब क्या यूनिट लिखेंगे बताओ जल्दी से, टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। सेकंड। थोड़ा तेज बोलो बेटा। लेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर। मीटर। और एक्सेलरेशन की? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां तो आपको डायमेंशन मिल गया कितना? टी। यहां डायमेंशन आपको देखना है, तो ये क्या हो गया? लेंथ। लेंथ का डायमेंशन टोटल कितना हो गया? इसकी पावर अल्फा है और इसकी पावर बीटा है, तो लेंथ का टोटल कितना हुआ? अल्फा प्लस बीटा। हाँ। और टी का? -2 बीटा। -2 बीटा। बस कंपेयर करेंगे, कंपेयर करोगे तो -1/2। अल्फा प्लस बीटा। अथर्व को बोलने दो, अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए बेटा? अथर्व। 1। भाई LHS में L की कितनी पावर है मुझे बताओगे अथर्व? सॉरी 0। 0। 0। और बताओ क्या लिखूं? -2 बीटा किसके इक्वल होना चाहिए? -1। -2 बीटा इज इक्वल टू 1। -2 बीटा इज इक्वल टू 1। तो बीटा तो मुझे मिल गया कितना? -1/2। -1/2। तो अल्फा मुझे मिल जाएगा कितना? 1/2। तो T प्रोपोर्शनल हो गया L की पावर 1/2 G की पावर -1/2, यानी T प्रोपोर्शनल हो गया √L/G के। कुछ लोगों को पता भी होगा 2π√L/G आंसर आता है। यस तो सर। हाँ सर 2π आता है। कांस्टेंट आता है। वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऑब्वियसली हम कैसे निकाल सकते हैं? सिर्फ एक्सपेरिमेंटल तरीके से। क्लियर हुआ? अरे बोलो। यस सर। यस सर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सर सॉल्यूशन से बड़े तो क्वेश्चन है। वही तो, इसमें क्वेश्चन ही रहता है मेनली बड़ा बड़ा, और क्या करें। ठीक है। सर हाँ एक छोटा सा सवाल है। हाँ सर जो ऊपर क्वेश्चन था उसमें हमने टाइम लिया था, तो उसको डिस्टेंस पे स्पीड करके कर सकते अगर हो सके तो? किसमें बेटा? सर यहाँ पर हमने टी लिया था, तो उसको हम डिस्टेंस बाय स्पीड कर सकते हैं? उससे क्या फायदा होगा? नहीं सर, से पूछ रहा था। उसमें आप डिस्टेंस की यूनिट लाना चाह रहे हो? हाँ। पर वो सेम ही आएगी, वो कट जाएंगी बाद में यूनिट। डिस्टेंस बाय स्पीड की यूनिट कट के वो टाइम की यूनिट आ जाएगी। करने को कर सकते हो, पर आप एक स्टेप बढ़ा रहे हो, फायदा नहीं होगा कोई। नहीं सर, जब आपने क्वेश्चन दिया था तो पहले मुझे वो क्लिक हुआ था, इसीलिए। चलेगा, पर आप जनरली अगर उसमें दिया हो ना, अपनी फंडामेंटल क्वांटिटी में दिया हो, तो फंडामेंटल में ही रहने दो। स्पीड जैसे फंडामेंटल नहीं है ना, तो उसमें कन्वर्ट करना नहीं चाहिए। हाँ, तो अगर फंडामेंटल में दिया है तो हमेशा फंडामेंटल में ही रखते हैं हम। ओके ओके सर, थैंक यू सर। चलो अगली चीज देख लेते हैं। हाँ, तो मान लो द वेलोसिटी of a particle depends on m, l,
या डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम फोर्स ओनली, ठीक है ना। तो फाइंड द प्रोपोर्शनैलिटी। सर वॉल्यूम ऑफ 3D है ना, 3 डायमेंशन, ठीक है ना। स्फीयर है हमारा, वेलोसिटी ऑफ अ स्फेरिकल पार्टिकल। ओके, F फोर्स है और V नॉट आपकी वेलोसिटी है। और इसमें बीटा की पावर 2 आ रही है, बीटा की वैल्यू वही, तो इससे क्या समझ आता है हमें? देखो सॉल्व किया होगा, यही मैं बताना चाहता हूँ। इसका आंसर क्या देंगे हम, देखो जरा। अगर उन्होंने कहा है सिर्फ वॉल्यूम और इस पर डिपेंड करती है, जैसे आप लिखोगे क्या, आप लिख दोगे V नॉट इज प्रोपोर्शनल टू V की पावर अल्फा F की पावर बीटा, है कि नहीं। तो यहां तो आपको डायमेंशन पता है L T माइनस 1, ठीक है ना। यहां पे आप क्या लिख सकते हो, इसमें तो आपको मिल जाएगा सीधे सीधे L क्यूब की पावर अल्फा, और यहां हम लिख सकते हैं फोर्स, यानी कि L T माइनस 2 की पावर बीटा। तो यहां से आपको ओवरऑल मिला LHS में, इसे इक्वल करें अगर RHS के, तो L इंटू टी माइनस 1, ये इक्वल होना चाहिए L की पावर 3 अल्फा, ठीक है ना, प्लस बीटा M की पावर बीटा और T की पावर माइनस 2 बीटा। समझ आया? अब यहां से अगर आप कंपेयर करते हो तो आपको मिलता है 3 अल्फा प्लस बीटा इक्वल होना चाहिए 1। सिमिलरली बीटा ये होना चाहिए 0, M से कंपेयर करें तो। फिर माइनस 2 बीटा ये होना चाहिए माइनस 1। तो बीटा की वैल्यू आपको मिल गई यहां से 1/2। तो दो वैल्यूज मिलती हैं बीटा की। तो ये एम्बिग्यूअस आंसर है, ये क्लियर कट आंसर नहीं मिल पा रहा। इसका मतलब कि अगर फोर्स और वेलोसिटी इन्हीं दो चीजों पर हमारी क्वांटिटी डिपेंड कर रही है, तो जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रहा होगा उसके पास भी क्या रही होगी, यूनिट रही होगी। बात समझ आए? द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हैज डायमेंशंस। तो क्या मैं करेक्ट डिपेंडेंस कैलकुलेट कर पाऊंगा? नहीं सर। नो सर। टू वैल्यूज, तो हम लिख देंगे कि करेक्ट डायमेंशनल डिपेंडेंस कैन नॉट बी फाउंड। तो याद रखना कि इससे आप जो डिपेंडेंस फाइंड कर सकते हो वो तभी फाइंड कर सकते हो अगर आपका डायमेंशनल जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आने वाला है वो कैसा है, डायमेंशनलेस है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि नहीं है? अगर हमने ऐसी कोई फॉर्मूला बनाया है, किसी वैज्ञानिक ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है कि उसके फॉर्मूले में जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आने वाला है उसकी खुद की डायमेंशंस हैं, तो फिर ये फाइंड कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। समझ आई क्या बात? ठीक है।
क्लियर है सर? हाँ सर कैपिटल जी की यूनिट मतलब डायमेंशंस होता है? हाँ अच्छा ठीक है। सर आपने डीपीपी में भी दिया है जी वाला कैपिटल। हाँ, उसकी निकालनी भी आपको क्वेश्चन मैंने दिया है ना। हाँ सर, लेकिन वो तो हाँ सीधा सर हाँ। बिल्कुल। फॉर्मूला हैज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी। तो सबको शायद क्लियर हो गया होगा, बहुत कुछ ज्यादा टफ चीजें नहीं है। एक चीज आपसे कोई पूछ सकता है, डायमेंशनल करेक्टनेस, उसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यानी जितनी भी ऑब्जेक्ट्स इक्वल में या एडिशन और सब्ट्रैक्शन में उन सभी का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम। और दूसरी चीज क्या है, डिड्यूसिंग द रिलेशन, यानी डिपेंडेंस निकालना, जो कि हम तब कर सकते हैं जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डायमेंशनलेस हो। उसमें अल्फा बीटा गामा मान के आप फाइंड आउट कर सकते हो। किसी को इसकी एप्लीकेशन में कोई डाउट? सर तो वो मीन्स डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, वो मैं मीन्स हम तब बता कर सकते हैं जब उसकी मीन्स जैसे कि बीटा की 2 वैल्यूज आई। हाँ, बीटा की 2 वैल्यूज आ गई या ऐसा कुछ आंसर आ गया जो एक करेक्ट आंसर आपको नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है। समझ आया? हाँ तो हम कह देते हैं कि करेक्ट हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। सर अगर एग्जाम में है तो ऐसा ऑप्शन होगा कि नॉट बिल्कुल होगा पॉसिबल? बेटा, बिल्कुल होगा। कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, इसकी भी लिमिटेशन है ना। जैसे हमने देखा कि कोई इक्वेशन गलत है तो गलत तो ये बता पाती है, पर कोई मैथमेटिकली गलत है पर डायमेंशनली करेक्ट है तो वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है ना। सर हाँ सर, हम इससे कांस्टेंट की डायमेंशंस अगर ऑप्शंस में दियो तो? कांस्टेंट की डायमेंशन फिर आप हिट एंड ट्रायल से ऑप्शन में निकाल सकते हो, ठीक है ना। वो भी हमें डायरेक्टली नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि क्या कंफ्यूजन है आ रहा है। फिर हो सकता है यहाँ उसकी यूनिट में मीटर भी कहीं आ रहा हो, उसकी यूनिट में मास की भी कोई टर्म आ रही हो, तो फिर आप किसी चीज के लिए श्योर नहीं रह जाते ना। समझ रहे हो? तो फिर मैं श्योर नहीं हूं ना कि लेंथ बस यही आएगी अल्फा प्लस बीटा, हो सकता है उसमें भी लेंथ हो, कुछ गामा भी आ रहा हो तीसरा, तो वो फिर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है, ओके सर। चिंता मत करो, ऐसा देगा नहीं कोई, आता भी है तो आप समझ जाओगे। क्लियर है? यस सर। तो ये था एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब यूनिट्स के अंदर दो छोटे से टॉपिक और बाकी हैं जो मैं जल्दी से बता रहा हूँ एक आपको। पहला कहलाता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड या फिर साइंटिफिक नोटेशन। तो ये एक तरीका होता है जिससे हम बड़ी क्वांटिटीज को छोटे फॉर्म में लिख पाते हैं। बहुत बड़े नंबर्स अगर हैं उन्हें छोटे फॉर्म में लिखना है तो उसका एक तरीका हो जाता है साइंटिफिक नोटेशन। जैसे कि आपने कभी देखा हो, किसी ने अगर इस तरह से लिखा है 3 × 10⁻11 या 1.6 × 10⁻⁻19, तो ये जो 10 की पावर में लिखने का तरीका होता है, यानी कि a × 10⁻b, इसको आप बोलते हो साइंटिफिक नोटेशन। समझ आया? सर ये सेम केमिस्ट्री में पढ़ा दिया। क्या हुआ? केमिस्ट्री में पढ़ा दिया सेम। बढ़िया बात है, मैं भी बता देता हूँ आपको। b को कहा जाता है ऑर्डर, ठीक है ना। तो उस वैल्यू का ऑर्डर किसको बोला जाता है? b को बोला जाता है। जैसे इसके अंदर अगर मुझसे ऑर्डर पूछा जाए, इसके अंदर ऑर्डर पूछा जाए तो जो 10 की पावर में आपको वो बताना होता है। इसमें एक सिंपल सा रूल है, बस याद रखना है आपको। वो पहला कि अगर आपका a 5 या 5 से छोटा है तो फिर a × 10⁻b में जो ऑर्डर है वो इक्वल होता है b के। पर अगर a 5 से बड़ा है और 10 या 10 से छोटा है तो a × 10⁻b में ऑर्डर आपका होता है b+1। और यहां पर b कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों के लिए वैलिड है। याद रहेगी क्या ये बात? समझ में नहीं। समझ में नहीं। एक एग्जांपल क्यों होगा? समझ गए कि नहीं? एक एग्जांपल करवा दूं? अरे करा रहे ना, क्वेश्चन करा रहे।
क्वेश्चन आएगा फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। और कई बार क्या जेई में क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि आपके आंसर का ऑर्डर बता दीजिए बस, ठीक है। जैसे मैं आपको देता हूँ, मान लो 3.6 इंटू 10⁻⁻12, बोलना मत कोई आंसर। 5 इंटू 10⁻7, 3, 0.006 इंटू 10⁻⁻9। चौथा किसी ने दे दिया 7.2 इंटू 10⁻⁻6। पांचवा मान लेते हैं 9.1 इंटू 10⁻⁻31। छठवा में मान लेता हूँ 5.67 टू 10⁻⁻8। इसे स्टीफन्स कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है ना। और सातवा 1.9 इंटू 10⁻42 मान लो, बहुत है। इनमें आपसे पूछा जाए कि भाई ऑर्डर क्या है, सिर्फ ऑर्डर आपको बताना है। तो जो चीज मैंने ऊपर लिखी है उसके बेसिस पे अस्मिता आप बताइए पहले वाले का आंसर क्या आएगा। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर a 5 से छोटा है तो ऑर्डर b हो जाता है, और a 5 से 10 के बीच है तो ऑर्डर b+1 हो जाता है। बताइए फर्स्ट का। -12। किसी को कोई डाउट इसके अंदर? 3.6 ये 5 से छोटा है तो ऑर्डर क्या हो गया आपका? -12। क्लियर है कि नहीं? सर। हाँ सर। चलो आदित्य अगला बता दो। सर 8। 8 सेकंड का आंसर 8। 7 नहीं होगा सर, आपने इक्वल टू लगा। 7 होगा ना भाई, देखो ऊपर जरा, लेस देन इक्वल टू 5 लिखा है, ठीक है ना। चलो उसके बाद फटाफट बताते जाओ। अर्थ बता दो थर्ड का। अर्थ सर -9। -9, बढ़िया। फोर्थ का बता दो आयुष। सर -5। अब देख लो, -6 + 1 यानी कि -5। बढ़िया। उसके बाद में ओम व्यास। -30। -30, क्या बात है। उसके बाद बचे हैं कौन? सिद्धि आप बता दो। -7। अरे सबको क्लियर हो रहा है ना, सब 5 से बड़े हैं इसलिए मैं कर रहा हूं बस। और आखिरी का ध्रुव। 42। क्या बात है, कोई डाउट इसके अंदर? सर ऑर्डर फाइंड करने का मतलब क्या हुआ? ऑर्डर फाइंड करने का मतलब 10 की पावर फाइंड करना। तो वो थर्ड वाले के अंदर 0.006 है तो उसे सिंपलीफाई नहीं करना पड़ेगा, मतलब नहीं, इतने अगर इस तरह से लिखा है और इसी का ऑर्डर पूछा गया है तो हम इसी तरह से लिख देते हैं बस। सर तो फिर वो 10 की पावर वहाँ पे जैसे फोर्थ वाले में माइनस है, तो हमने तो लिखा तो -6 है। क्या हो गया भाई फोर्थ वाले में? अगर जो पावर आती है जैसे कि हाँ, तो उधर पावर मींस ऑर्डर -5 आया है तो बाद में उसको चेंज करना होगा 10⁻⁻5 में। नहीं, ऑर्डर उसका -5 है क्योंकि a आपका 5 से बड़ा है तो ऑर्डर b+1 लिख देते हैं बस। पावर तो -6 ही लिख। अरे सिर्फ ऑर्डर पूछा जाएगा आपसे, ये तो क्वेश्चन में देंगे और पूछेंगे इसका ऑर्डर क्या है। सर तो फिर इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव का कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ता? बेटा पड़ेगा ना, अगर ये 7 होता 6 होता और यहाँ पे +6 होता तो आंसर क्या आता? 7। ये होता 7.2 इंटू 10⁻6, तो ऑर्डर क्या होता? 7। तो फर्क तो पड़ रहा है ना। सर अगर जेई में 10 मतलब जो फाइनल आंसर है वो 10 से बड़ा आया और उसका ऑर्डर पूछा तो फाइनल आंसर 10 से बड़ा है, यानी ऐसा कुछ है 12 इंटू 10⁻12। हाँ, तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर। 1.2 और वो ऐसे नहीं आता, आपको देखो आगे बढ़ 13 हो जाएगा ना। नहीं, आगे वो आपसे पूछेंगे करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो अभी सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ना बाकी है।
वरना कोई बच्चा तो ऐसे लिख सकता है 0 हाँ सर वही 14, कोई लिख सकता है 1.2 into 10⁻13, है कि नहीं? तो इसका आंसर 13 हो गया, इस बच्चे का आंसर 14 हो गया। तो इसके लिए वो स्पेसिफाई करेंगे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए उन्हें आंसर में, ठीक है? तो वो सब आगे की बात है। अभी तो मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूँ और आपको ये याद रखना है कि अगर ये आपके फाइनल आंसर्स थे, आगे कुछ मत सोचो, ये फाइनल आंसर्स थे तो उनके ये ऑर्डर्स होंगे। सर हाँ सर, ये ऑर्डर नेगेटिव होता है, उसका मीनिंग क्या होता है? मीन 7.2 into 10⁻⁻6 है, तो हम उसे जो सिंपल में हम लिखते हैं 0.000, तो उसमें माइनस जो ऑर्डर है उसका मीनिंग क्या होगा? बेटा ऑर्डर आपको बता रहा है 10 की पावर के, अरे यार इसे राउंड ऑफ करेंगे ना, तो क्योंकि ये 5 से बड़ा है तो ये 10 में चला जाएगा। तो 10 into 10⁻⁻6 क्या मिलेगा आपको? लगभग 10⁻⁻5 के आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये रेंज बताने का तरीका होता है कि लगभग कितने डेसिमल के बाद हमें एक वैल्यू मिल रही होगी। बात समझ रहे हो? ओके सर। तो दिस इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इट। उसमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये कंप्लीट नहीं है। कोई आपसे सिर्फ ऑर्डर नहीं पूछेगा, ठीक है ना? इतना हलवा सवाल थोड़ी आएगा कभी जेई में। आपके आंसर का ऑर्डर अगर वो पूछेंगे तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर भी यूज करना होगा। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है वो सब हम पढ़ेंगे आगे। अभी मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये आपका फाइनल आंसर आ गया है तो उसका ऑर्डर ऐसे लिखते हैं। ओके सर। क्लियर हुआ? सर वो सिग्निफिकेंट फिगर्स भी पढ़ लिया केमिस्ट्री में। बेटा पढ़ लिया, पर मेरा काम तो पढ़ाना है ना। चलो पढ़ लिया तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, सबको सही आंसर देना होगा फिर, ठीक है ना? हाँ सर बिल्कुल दे देंगे। क्या बात है, बढ़िया बात है फिर तो। चलो एक चीज और रह गई थी, ओल्ड सिस्टम्स। कुछ सिस्टम और हुआ करते थे, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे एक SI सिस्टम हमने पढ़ लिया है डिटेल में, एक CGS सिस्टम था यूनिट्स का, फिर आपका एक FPS सिस्टम था और MKS सिस्टम था। ये 3 थोड़े प्रसिद्ध हुए थे, पर लोगों ने इन्हें भी क्या कर दिया, बाद में ऑब्सोलीट कर दिया। तो यहाँ पे मास, सॉरी सर MKS तो सर FPS तो फ्रेम पर सेकंड। फ्रेम पर सेकंड नहीं सर, फुट पाउंड सेकंड। अरे ये जैसे SI सिस्टम है ना तुम गेम में चले गए क्या FPS देखने के लिए? अरे नहीं, ये लेंथ की SI यूनिट, सॉरी लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर लेते थे और मास की लेते थे ग्राम। समझ आ रहा है? और सेकंड की लेते थे, सॉरी टाइम की लेते थे सेकंड। तो ये भी कुछ सिस्टम पहले बनाए गए थे। सिमिलरली FPS ये फीट लेते थे लेंथ, पाउंड लेते थे मास और सेकंड लेते थे टाइम। MKS में मीटर लेते थे, ये केजी स्टैंडर्ड और सेकंड। MKS भी नहीं था, MKS से मिलता जुलता, सबसे सही MKS लगा उन्हें, उससे मिलता जुलता उन्हें SI सिस्टम बनाया था। तो हम तो क्या यूज करते हैं, SI सिस्टम यूज करते हैं। ये थोड़ा हिस्ट्री में बताया जाता है कि ऐसा सब भी यूज होता था, अब नहीं होता, ठीक है ना? क्लियर है? यस सर। सर हाँ सर NCERT पढ़ने आपने बोला था ना पढ़ने को, तो सर पढ़ने बैठे थे तो सर अलग ही उसमें तो ऐसा पैरालेक्स मेथड लेंथ की डेफिनेशन उस पे 2 पेज का हुआ है। वो प्लैनेट का डिस्टेंस फाइंड आउट सुनो बात सुनो 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 सुनो। उसमें ऑर्डर नहीं है, उसमें पहले यूनिट्स है, फिर मेजरमेंट है, फिर डायमेंशन है। तो ऑर्डर नहीं। मैंने कहा है NCERT आपसे पढ़ने को नहीं कहा है, मैंने केमिस्ट्री के लिए पढ़ने को कहा है। मैंने फिजिक्स के लिए कभी भी NCERT थ्योरी के लिए पढ़ने के लिए नहीं कहा है। ओके, नहीं चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, मैंने यूनिट्स पढ़ाया है आपको। चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट मैंने अभी तक शुरू ही नहीं किया। तो जो पैरेलैक्स मेथड, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, ये सब है, ये सब मैं मेजरमेंट में पढ़ाऊंगा, एरर वगैरह, पर ये यूनिट का पार्ट नहीं है। ये सिर्फ यूनिट्स के बारे में हमने पढ़ा है अभी तक। देखोगे तो यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा है आपने अभी तक। अच्छा ओके सर, फिर तो फिजिक्स में आपको थ्योरी के लिए NCERT नहीं पढ़नी, केमिस्ट्री में पढ़नी थी। फिजिक्स में तो काफी कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है ना? ओके सर।
और कोई डाउट? नहीं सर। नो सर। सर मैंने आपको वो चेक करने के लिए भेजा था कल शाम को। क्या कह रहे हो बेटा? सर वो मैंने सॉल्यूशन लिखे थे ना, वो मैंने आपको भेजे थे चेक करने को। ठीक है मैं देखता हूँ। और कोई कुछ? नो सर। चलो, थैंक यू, बाय एवरीवन। बाय सर, थैंक यू। Bye sir, thank you sir. सर थैंक यू Bye sir. बाय।